नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस नई वेब सीरीज में मैं राजस्थान दर्शन के नाम से शुरू कर रहा हूँ। इस राजस्थान दर्शन के अंदर आपको प्रत्येक जिले की आधारभूत जो जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शुरुआत मैं मेरे अपने ज़िले चूरू से करना चाह रहा हूँ। तो पहला ज़िला है वो चूरू है। चूरू ज़िले के बारे की मैं बेसिक जानकारी आपको मैपिंग के माध्यम से उपलब्ध करवा के वहाँ की अन्य जो घटनाएं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा। चूरू ज़िले में कुल 9 तहसीलें हैं, जिसमें 2 बानीपुरा और सिद्धमुख और अब नई बनी है। उससे पहले 7 तहसीलें थी, जिसमें बिदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, राजगढ़, तारानगर और सरदार शहर प्रमुख है। यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र है। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, राजगढ़ को सादुलपुर भी कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक राजगढ़ अलवर में भी है। तो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, तारानगर विधानसभा क्षेत्र, चूरू विधानसभा क्षेत्र, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र। तो इस प्रकार से कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। बाकी आपको पता है प्री सीमन के कारण ये तहसीलों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, एरिया आगे पीछे हो सकता है। चूरू जिले की जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है या महत्वपूर्ण जो शहर है वो इस प्रकार से है, जैसे सिद्धमुख जो अभी तहसील बनाई गई है, राजगढ़ या सादुलपुर जो यहाँ की तहसील है प्रमुख है। इसके अलावा तारानगर, सावा जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है और सिख धर्म से संबंधित गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है। सरदार शहर अपनी हवेलियों के लिए, तेरापंथी जैन समाज के लिए, अन्य चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ददरेवा जाहरवीर गोगा जी का जन्म स्थान है, प्रसिद्ध है। दूध व खारा किसान आंदोलन के लिए प्रमुख है। चूरू अपने चांदी के गोले दागने, दुश्मन पर चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। बीना देसर में एक किला है जो गंगा सिंह के टाइम का है और गंगा सिंह के किसी साउंत ने यहाँ पर बनवाया था, इसलिए प्रसिद्ध है। रतनगढ़ हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, एक पुराना शहर है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य और कुरजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सालासर हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है, यानी सालासर जी के हनुमान जी जो दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी कहलाते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं और संभवतः पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके बाद में सुजानगढ़ जो दक्षिण भारत की स्थापत्य शैली पर आधारित मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। गोपालपुरा जो गोपुरम या भगवान द्रोण की जो कर्म भूमि है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसी के पास एक दूसरी जो महत्वपूर्ण जगह है वो बिदासर है। तो इस प्रकार से ये कुछ राजस्थान चूरू जिले की महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। जब 1956 में राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण होता है तब चूरू जिला था। इससे पहले ये बीकानेर रियासत का एक भाग हुआ करता था, बाद में ये बीकानेर संभाग में शामिल किया गया। इस चूरू जिले की जो स्थापना यानी चूरू शहर की स्थापना चूड़ा जाट के द्वारा 1620 में की गई थी, इसलिए इसका नाम चूरू पड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अक्षांश विस्तार के अंदर ये 27 डिग्री 24 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 73.4 डिग्री पूर्वी से 75.41 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसलिए विषम चतुर्भुज की तरह राजस्थान की आकृति है, लगभग इस प्रकार से आप मान सकते हो। इसका कुल क्षेत्रफल 16,830 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य का सबसे कम वनों वाला जिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे कम वनों वाला जिला चूरू है। यहाँ एक भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 जिले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं है। चूरू जिला राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है, यानी यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा है। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण होने पर चूरू को जिले का दर्जा दिया गया। यहाँ का पशु घनत्व 110 है। पशुपालन विभाग जिसका पशु से संबंधित डिपार्टमेंट अजमेर में है, गणना करता है। यहाँ पर पशुओं का घनत्व 110 है। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 20,39,000
547 लोग रहते हैं, यानी मोटा मोटा 20,40,000 आदमी यहाँ पर रहते हैं। लिंगानुपात 940 है, जो राज्य के लिंगानुपात से ऊपर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 147 है, जबकि पशु घनत्व मात्र 110 है। इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या है वो पशुओं से भी ज़्यादा है। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे डाटा बता रहा हूँ, डोंट माइंड। साक्षरता में हम पिछड़े हुए हैं। साक्षरता मात्र 66.8% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 78.8 और महिला साक्षरता 54% है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो ताल छापर में है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुर्जा पक्षी, जिसको खिंचन कहते हैं, जैसे गीत में गाया जाता है, या विशेषकर होली के धमाल में उड़ती कुर्जा मारी, तो कुर्जा पक्षी जिसको खिंचन कहते हैं वो, और काले हिरण यहाँ के प्रसिद्ध है। इसी के लिए वो विश्व भर में जाना जाता है। वर्षा ऋतु में यहाँ पर एक घास उगती है जो नरम घास है, जिसको मोथिया घास कह देते हैं। हिरण बड़े चाव से इसको खाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि ये अपनी हवेलियों के लिए चूरू जाना जाता है। यहाँ पर 6 मंजिला सुरनानक की हवेली, डोला मारू के जो चित्र, कोठारी हवेली आदि प्रसिद्ध है, जिसके लिए चूरू जाना जाता है। सालासर हनुमान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1754 में महात्मा मोहनदास जी को एक मूर्ति मिली थी, जो बालाजी की मूर्ति थी या हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसका प्रतिस्थापन यहाँ पर किया गया था मोहनदास जी के द्वारा। यहाँ पर साल में 2 बार मेले लगते हैं। अश्विनी और चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी का ये एक देश का पहला मंदिर है। सुजानगढ़ जैसे मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहाँ पर दक्षिणी भारतीय शैली में बना हुआ वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। चूरू के लोक देवता गोगा जी प्रसिद्ध हैं, जो ददरेवा के हैं, राजगढ़ तहसील यानी सादुलपुर से हैं। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी का त्यौहार इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ददरेवा की जो मेड़ी है उसको शीर्ष मेड़ी भी कह देते हैं। महमूद गजनी के टाइम में गोगा जी हुआ करते थे, और गांव की रक्षा करने के लिए या गाय की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए थे। गोगा नवमी को गोगा जी के भक्त है, वो गोगा जी की राखी बांधते हैं। यानी जब फसलें बोई जाती हैं तो किसान अपने स्वयं के और अपने हल के और ऊँट के राखी बांधता है। इसी को हम गोगा राखड़ी भी कह देते हैं। गोगा मेड़ी या सिद्ध मेड़ी एक ही बात है। गोगा जी का गोरक्षक यानी गौओं के देवता और सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें पीर कहते हैं, यानी जाहिर पीर कहते हैं, जिसको महमूद गजनवी ने यह नाम दिया है। और हिंदू इसको लोक देवता कहते हैं, अर्थात गोगा जी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर और माता का नाम बात्सल है। पत्नी केमल दे या रानी धीमल है। गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं। और गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी पर की जाती है। इसीलिए गीत ये भी है कि नीली घोड़ीरा स्वार, यानी गोगा जी की घोड़ी है वो नीली घोड़ी है। इस घोड़ी का नाम गोपा बापा नाम से जानी जाती है। गोगा राखड़ी के बारे में हमने जिक्र किया। ये बारिश के बाद में जब खरीफ की फसल बोई जाती है तब किसान अपने और अपने हल के, अपने जो हल जोतने वाले पशु के राखी बांधता है उसको कहते हैं। सादुलपुर में ये धाम बना हुआ है और माना जाता है कि यहाँ पर प्याज चढ़ाया जाता है। क्योंकि वर्तमान में आधुनिकता के दौर में तो ऐसा कोई घटक नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि गोगो जी का जो प्रसाद है वो प्याज है। तो आपको ध्यान में रखना है, जीके में पूछा जा सकता है। सावा तारानगर तहसील में जगह है और सावा का संबंध गुरु नानक देव और गोविंद सिंह जी दोनों सिख धर्मों के गुरुओं के से रहा है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है, इसलिए सावा जाना जाता है। चूरू का संवत्सर कोटसर का जो क्षेत्र है वो आखेट निषेध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान जो एक शोध संस्थान है, सुबोध कुमार अग्रवाल के द्वारा 1964 में चूरू में इसे शुरू किया गया है, जो राजस्थानी भाषा के ऊपर काम करती है। चूरू जिले में चंदन की मूर्तियों पर जो महीन कार्य है उसके लिए जाना जाता है।
वैसे चूरू लकड़ी के कार्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शीशम की लकड़ी के जो फर्नीचर है वो बहुत बड़े लेवल पर बनाए जाते हैं और निर्यात किया जाता है। अलखिया समुदाय के जो संस्थापक है वो स्वामी लालगिरी हैं और स्वामी लालगिरी का संबंध जयपुर से है, चूरू से है। स्वामी लालगिरी जी का जन्म चूरू में होता है, लेकिन इसकी जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर में है और लालगिरी जी का जो देहांत है वो जयपुर में होता है। तो इसलिए तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक है लालगिरी जी, उनका जन्म तो चूरू में होता है, लेकिन उसकी प्रधान पीठ है वो बीकानेर में है और उनका देहांत है वो जयपुर में होता है। चूरू की हवेलियाँ, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया था, सुराना की हवेलियाँ, मंत्रियों की मोती हवेली, रामविलास गोयनका की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली जो सुजानगढ़ में है आदि प्रसिद्ध हैं। गोयनका की हवेलियाँ हैं वो चूरू में है। बीगा जी का स्मारक सुजानगढ़ में है। बीगा जी को भी लोग देवता के रूप में पूजते हैं। सिंचाई के लिए यहाँ पर 2 नहर तंत्र है, जिसमें सावा नोहर लिफ्ट जो इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है उससे चूरू जिले के अंदर सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। और यह है गंदेली सावा लिफ्ट नहर की एक ब्रांच की तरह से है। गंदेली सावा लिफ्ट नहर को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। दूसरी सिद्धमुख नहर है जो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कहलाती है। ये तारानगर, सादुलपुर और हनुमानगढ़ जिले के जो नोहर है वहाँ पर ये सिंचाई के काम आती है। यह नहर सतलुज नहर से निकलकर हरियाणा को पार करते हुए राजस्थान में आती है, तो इसलिए ये इंदिरा गांधी नहर का हिस्सा नहीं है, लेकिन राजस्थान चूरू जिले में इसके सिंचाई होती है। चूरू जिले की आराध्य देवी मनसा देवी है, यानी यहाँ की लोक देवी है वो मनसा देवी को माना जाता है। गोपालपुरा का जो द्रोणपुर है, यानी गोपालपुरा में द्रोणपुर है, वो द्रोणाचार्य जी की आश्रम स्थली है, यानी भगवान द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की है। यहाँ उत्तराभिमुखी सिंधी मंदिर है, यानी सुजानगढ़ में सिंधी मंदिर है एक, जो उत्तराभिमुखी सिंधी मंदिर कहलाता है। यह कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो भगवान तिरुपति का मंदिर और उत्तराभिमुखी सिंधी मंदिर दोनों राजगढ़ में है, सुजानगढ़ में है, और सुजानगढ़ इसके लिए जाना जाता है। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म स्थान भी राजगढ़ यानी सादुलपुर चूरू में है। लक्ष्मी निवास मित्तल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहे के कारोबार के लिए जाने जाते हैं। रामायण काल चूरू बहुत पुरानी सभ्यता है और यह रामायण के काल में मरुकांतर के नाम से जानी जाती थी चूरू का जो एरिया है वो, और महाभारत काल में करूं जांगल प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सरस्वती नदी पेटे का क्षेत्र है, जो विलुप्त सरस्वती है वो यहाँ से बहती है माना जाता है। इसी भूमि पर वैदिक ऋचाएँ रची गई थी या ऋचाएँ लिखी गई थी। चूरू जिले के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों में देखा जाए तो चूरू का जो किला है वो महत्वपूर्ण है। चूरू का किला है वो 1779 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण किया और 1814 में बीकानेर और चूरू रियासत की आपस में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ठाकुर शिवाजी सिंह वहाँ का राजा है चूरू का। जब गोला बारूद सब खत्म हो जाता है तो उन्होंने चांदी के गोले बनाए और दुश्मनों पे दागने शुरू कर दिए। अपनी आन बान और शान की रक्षा करते हुए चूरू के किले को बचाने के लिए उन्होंने चांदी के गोले दागे। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि चांदी के गोले दागने वाला जो किला है वो कौन सा किला है, तो ये चूरू का किला है। बीनादेसर का किला, जैसे हमने मैपिंग में देखा, बीनादेसर ठाकुर दुल्ले सिंह के द्वारा निर्मित किला है। 1757 में यानी 1857 की क्रांति से पहले इस किले का निर्माण किया गया था और ये बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दीवान हुआ करते थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण हस्तियों में देखें तो खेमचंद्र प्रकाश, ये सुजानगढ़ के हैं और संगीतकार हैं। लता मंगेशकर के गुरु माने जाते हैं, यानी संगीत के क्षेत्र में खेमचंद प्रकाश का एक बहुत बड़ा नाम है। भरत व्यास, जो एक प्रसिद्ध गीत है ए मालिक तेरे बंदे हम, इसके रचनाकार भरत व्यास है, चूरू से संबंधित है। गौरव शर्मा, जो 2009 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, चूरू से संबंधित है। चौथमल जी, जो चंदन कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, यानी चंदन की लकड़ी के ऊपर जो कसीदाकारी की गई जाती है या मीनाकारी की जाती है, इसके लिए चौथमल जी जाने जाते हैं और ये भी चूरू से संबंधित है। पवन कुमार तावड़िया, जो सुनामी से संबंधित जो सूचना केंद्र बनता है, यंत्र बनाया गया था, उसके अंदर
पवन कुमार तावड़िया का बहुत बड़ा योगदान है, ये भी चूरू से ही है। खिलाड़ी हस्तियों में देखा जाए तो कृष्णा पूनिया जो डिस्कस थ्रो के अंदर जानी जाती है, इनका ससुराल चूरू में राजगढ़ में है, क्योंकि इनका जन्म तो हरियाणा में होता है और ससुराल राजगढ़ चूरू में है, और ये राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक विजेता है। इसके अलावा जो दूसरे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, कई बार गोल्ड जीत के आए हैं ये पैरा ओलंपिक के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे में क्षेत्र के अंदर। नाम है देवेंद्र झाझड़िया, और देवेंद्र झाझड़िया एथेंस पैरा ओलंपिक और उसके बाद के ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल विजेता है। ये जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड विजेता है। राजस्थानी के प्रमुख साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू से ही संबंधित है। इसे राजस्थानी भाषा के पितामह कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है वो लीलटांस, पाथल पीथल, धरती दोरारी, घासरी रोटी ही जद बन बिलोड़ो ले भाग्यो शब्द आदि हैं। ये रचनाएं आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कन्हैयालाल जी को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। पखावज जो वाद्य है उसके लिए जाना जाने वाला नाम है वो है भवानी शंकर कथक। भवानी शंकर कथक उनका नाम है। पखावज के जादूगर कहा जाता है इसे, ये भी चूरू से संबंधित है। विकास यात्रा में देखा जाए तो सहकारी क्षेत्र का राज्य का जो पहला महिला मिनी बैंक था वो सालासर यानी बालाजी धाम में शुरू किया गया था। राजस्थान का पहला मिनी बैंक, प्रथम महिला मिनी बैंक है वो चूरू सालासर से शुरू किया गया था। 1930 में चांदमल बहेड़ ने धर्मस्तूप नाम की एक भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। जो धर्मस्तूप नामक स्थान है वो अभी चूरू में रेलवे स्टेशन के पूर्व में स्थित है, जिसको हम लाल घंटाघर कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 1930 में राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ चूरू स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि चांदमल बहेड़ का संबंध चूरू से है, और चूरू का लाल घंटाघर है वही स्थान है जहाँ पर 1930 में स्वतंत्रता का झंडा लहराया गया था। चूरू के पास ही तारानगर की दिशा में यानी चूरू के पूर्व में दूधवा खरा नामक जगह है जो किसान आंदोलन के लिए जानी जाती है, और ये सती के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर प्राचीन काल में कुछ महिलाएं हैं वो एक साथ सती हुई थी, इसलिए ये इलाका जाना जाता है। हेरिटेज गांव है। यहाँ के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रघुवर दयाल गोविंद, वैद्य मग्गाराम और हनुमान सिंह आर्य कह दो या फिर हनुमान सिंह बुढ़ानिया भी कह सकते हो। तो ये किसान नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। चूरू का कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, पूछा जा सकता है कि कबूतरी नृत्य कहाँ का है, तो चूरू का है। चूरू में पीला पोमचा ओढ़ा जाता है या ओढ़नी ओढ़ी जाती है, इसलिए चूरू पीला पोमचा और ओढ़नी के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, जिसका रंग पीला हो और बीच में जो विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरी यानी नक्काशी की जाती है। पार्लर पानी। चूरू जिले में बारिश के पानी के संचय के लिए बड़े बड़े कुंड या टांके बनाए जाते हैं, और इन्हीं टांकों में जो बारिश का जल संग्रहित किया जाता है उस जल को पार्लर पानी कहते हैं, यानी बारिश का शुद्ध जल। ओल्मा राजस्थानी भाषा के उत्थान व आंचलिक साहित्य की मुखर करती हुई एक पत्रिका है जो चूरू से प्रकाशित होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थानी की भाषा की जो ओल्मा पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित की जाती है, तो ये चूरू से प्रकाशित की जाती है। चूरू की एक तहसील तारानगर प्राचीन काल में ऋणी कहलाती थी। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है और यहाँ रामदेव जी का मेला भी लगता है। प्रथरना का जोड़ ये चूरू में है, यानी चूरू के पास में ही है। इसके अलावा सरदार शहर जो अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी है। तेरापंथी जो जैन समाज है उसका ये बहुत बड़ा केंद्र है, जिसको हम श्वेतांबर से जोड़ के देखते हैं। तेरापंथ के जो 10वें आचार्य महाप्रज्ञ है एवं महाश्रमण की दीक्षा की भूमि भी यही है, यानी आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण दोनों की जो जन्मभूमि है वो सरदार शहर है। अणुव्रत के प्रवर्तक, जो अणुव्रत की बात जैन धर्म में आती है, उसके प्रवर्तक आचार्य तुलसी हैं, वो 1949 में यहीं से अणुव्रत का आंदोलन शुरू करते हैं। उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सबसे चहेते राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम
सरदार शहर आए थे तेरापंथी समाज के बुलावे पर मान लीजिए, या फिर यहाँ के दर्शन करने के लिए। इन दिनों आचार्य महाश्रमण अपनी जन्मस्थली सरदार शहर में प्रवास पर है, यानी यहाँ पर आते रहते हैं। राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना आचार्य भिखण जी ने की थी। तेरापंथ जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के अंतर्गत आते हैं। सरदार शहर के अंदर एक डीम्ड विश्वविद्यालय भी है, जिसे IASE विश्वविद्यालय कहा जाता है, या IASE डीम्ड विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो चूरू जिले से संबंधित है और करंट जीके या राजस्थान के आधारभूत जीके की महत्वपूर्ण घटक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं इसी प्रकार से आपको राजस्थान के सभी 33 और इन जिलों की संख्या बढ़कर 50 होती है, तो सभी 50 जिलों से परिचित करवाऊँ। चूँकि चूरू के अंदर कोई खनिज नहीं है, थोड़ी बहुत दूर में जिप्सम पाई जाती है और फसलों में सामान्यतः ग्वार है, मोठ है, मूंग है, बाजरा है पैदा किया जाता है। सिंचाई के साधन यहाँ पर कम है, कहीं कहीं कुएं और कुछ इलाकों के अंदर जो नहर है उससे सिंचाई होना अभी प्रारंभ हुआ है। इसलिए बाकी कोई जो फसलें हैं और फसल आधारित उद्योगों के लिए चूरू जिले में कुछ नहीं है। चूरू जिला औद्योगिक क्षेत्र में एकदम पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।